हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 23 और 24 मार्च 2024 दोनों दिन के करंट अफेयर के साथ। क्योंकि कल करंट अफेयर नहीं आ पाए थे, इसलिए आज के वीडियो में दोनों दिन के करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। करंट अफेयर के पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि पंचायती राज सिस्टम जिसका उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है, तो उसमें महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है। तो आपको ध्यान रखना है, महिलाओं के लिए पंचायती राज सिस्टम में 33% सीटें आरक्षित हैं। पंचायती राज सिस्टम का उल्लेख हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 243 के अंतर्गत किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, आपको तो पता ही है। मैथ्स में अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप एक भी सवाल नहीं बना सकते हो। उसी तरीके से पॉलिटी में अगर आपको आर्टिकल नहीं पता है तो आप पॉलिटी में क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो आप ध्यान रखें, पॉलिटी के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एटलीस्ट उनके आर्टिकल आपको ध्यान हो। तो पंचायती राज सिस्टम का उल्लेख आर्टिकल 243 में किया गया है। हमारा संविधान आर्टिकल 243 के अंतर्गत ये बताता है कि हमारे देश में हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर पंचायती राज सिस्टम पूरे तरीके से अप्लाई होना चाहिए। अब इसमें भी पंचायती राज सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है वो 3 टियर आर्किटेक्चर दर्शाया गया है। इसका मतलब ये है कि 3 टियर का मतलब इसमें 3 लेयर होती हैं। जो सबसे ऊपर वाला लेयर है ये होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। दूसरा उसके नीचे आता है ब्लॉक लेवल, और ब्लॉक के नीचे होता है विलेज। इसका मतलब बड़ी आसान भाषा में आप ऐसे समझ सकते हो कि एक डिस्ट्रिक्ट बनता है कई सारे ब्लॉक्स को मिलाकर, और एक ब्लॉक के अंदर कई सारे विलेजेस आते हैं। मतलब कई सारे गांवों को मिलाकर एक ब्लॉक बनता है, और कई सारे ब्लॉक्स को मिलाकर एक डिस्ट्रिक्ट बनता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो गांवों में काम करने वाले लोग होते हैं, जैसे कि वीडीओस, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर्स जिनको बोलते हैं, वो बीडीओ को रिपोर्ट करते हैं। बीडीओ जिसको बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि ब्लॉक का अधिकारी होता है। ये एक पीसीएस अधिकारी होता है। और बीडीओ रिपोर्ट करते हैं किसको? डिस्ट्रिक्ट के चेयरपर्सन को। तो डिस्ट्रिक्ट का चेयरपर्सन कौन होता है? ये होता है डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप जिसे बोलते हो। एक और बात आप ध्यान रखिएगा, पंचायती राज सिस्टम के अंतर्गत ये जो 3 टियर आर्किटेक्चर होता है, इसका ओवरऑल चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट का डीएम ही होता है। अब शुरू करेंगे करंट अफेयर, लेकिन उससे पहले आज आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज होली जल रही है, कल होली खेली जाएगी। आपको पता है रंगों का त्योहार है। रंग कहीं से भी हमें परहेज नहीं करने चाहिए। हमारे जीवन में रंग होंगे तभी तो हम और आगे बढ़ पाएंगे और दूसरे के जीवन की निराशाओं को कम कर पाएंगे। तो आज होली के उपलक्ष्य में एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में आप कंप्लीट रीजनिंग, कंप्लीट मैथ, कंप्लीट इंग्लिश, इन सभी के बैचेस केवल 15 रुपी फीस में प्राप्त कर सकते हैं। केवल 15 रुपए फीस में आपको पूरे पूरे बैच, ऐसा आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है, जो कि आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से आज परचेज कर सकते हैं। और ये जो ऑफर है ये स्पेशली मैंने लॉन्च किया है आज 24 मार्च से लेकर कल 25 मार्च तक। तो आप ये समझ लीजिए कि ये तीनों बैच मात्र 45 रुपए में आप अवेल कर सकते हैं। मेरा जीएसजीके का जो फाउंडेशन बैच है उसमें भी 50% ऑफ चल रहा है, जिसमें मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, साथ में पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज और वन लाइनर क्रैश कोर्स, इतना सब कुछ आपको एक ही बैच में दिया हुआ है। 2024 का कैलेंडर आपके सामने है। इस बार मौका बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए। हमें पता है कि हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हमें किस्मत गिन चुन के 2-3 ही मौके देती है। हमें उन्हीं को भुना लेने में भलाई है। तो इस साल वैकेंसी बहुत जबरदस्त है 2024 में। चाहे एसएससी के एग्जाम हो, चाहे स्टेट के एग्जाम हो, हमें अपने लिए एक नौकरी संरक्षित करनी ही करनी है। तो उसके लिए आपके पास कंटेंट ऐसा होना चाहिए जिससे वाकई में सिलेक्शन हो। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। और ये जो सारे बैचेस हैं, इन सभी बैचेस के डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप डायरेक्टली एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में जाके भी इन बैचेस को अवेल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का तीसरा संस्करण कौन से राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका तीसरा संस्करण नागालैंड में अभी हाल ही में आरंभ किया गया है। और ये जो नॉर्थ ईस्ट गेम्स हैं, आपको नाम से ही समझ आ रहा है, इसमें भारत के 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हिस्सा ले रहे हैं। पूरे भारत भर से 3,000 एथलीट्स भी यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ पर 15 तरीके के स्पोर्ट्स भी खेले जाएंगे। इवन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इसकी शुरुआत भले ही नागालैंड से हुई है, लेकिन सभी राज्यों को मिलाकर टोटल 12 ऐसे शहर होंगे जहां पर ये खेल खेले जाएंगे।
नागालैंड में इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं नेपियो रियो। यहाँ पे गवर्नर हैं ला गणेशन। क्या नाम है इनका? ला गणेशन। टोटल ये कितना अमाउंट है? जितना डीबीएस बैंक इंडिया ने कमिट किया है भारत के स्टार्टअप्स के लिए, मतलब भारत में जो लघु उद्योग करने वाली जो कंपनियां हैं उनको कितनी ऋण सहायता देगा डीबीएस बैंक? तो इन्होंने टोटल 250 मिलियन डॉलर की धनराशि आवंटित करी हुई है भारत के स्टार्टअप्स के लिए। मतलब कहने का ये है कि भारत में जो स्टार्टअप्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर की तरफ से 250 मिलियन डॉलर की धनराशि लोन स्वरूप दी जाएगी। जाहिर सी बात है, इसकी मदद से भारत के जो स्टार्टअप्स हैं वो कम कीमतों पर लोन अवेल कर पाएंगे और अपने व्यापार को आगे बढ़ा पाएंगे। भारत में इसका लाभ 90,000 स्टार्टअप्स को आने वाले समय पर मिलेगा। डीबीएस जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, इसकी स्थापना 1968 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर सिटी और इसके सीईओ हैं भारतीय मूल के पीयूष गुप्ता। कौन है? पीयूष गुप्ता। ये कौन है जिनको मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का अतिरिक्त पदभार दिया गया है? तो भारत सरकार की तरफ से जो फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय है इसका अतिरिक्त पदभार हाल ही में किरण रिजिजू को दिया गया है। किरण रिजिजू अभी तक, आपको पता होना चाहिए, यह अर्थ साइंस मंत्रालय संभाल रहे थे। लेकिन हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के जो मिनिस्टर हैं पशुपति कुमार पारस, इन्होंने रिजाइन कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है अतिरिक्त पदभार किरण रिजिजू को इसलिए दिया गया है। तो अब से दो मंत्रालय संभालेंगे किरण रिजिजू। एक तो अर्थ साइंस मंत्रालय वो पहले से ही संभाल रहे थे, अब वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी संभालेंगे। किरण रिजिजू इससे पहले भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं। वर्ल्ड वाटर डे हर साल, जिसको बोलते हैं विश्व जल दिवस, ये हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम क्या रही? इस बार की थीम बड़ी इंटरेस्टिंग और छोटी सी रही, वाटर फॉर पीस। इस तरीके की छोटी छोटी थीम्स आपसे एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। आप कभी भी एग्जाम में देखना, चाहे बैंक का एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे राज्य का कोई भी एग्जाम हो, आपसे कभी बड़ी थीम नहीं पूछी जाती है। ऐसी छोटी और इंटरेस्टिंग थीम ही पूछी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, 22 मार्च को हमने मनाया विश्व जल दिवस और इस बार की थीम रही वाटर फॉर पीस। और पहली बार जो ये दिवस है ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1993 में डिक्लेयर किया गया था। तब से हर वर्ष ये दिवस मनाया जा रहा है। हाल ही में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और इनका नाम है एमवी राव। अब से इनको इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है। एक और इंटरेस्टिंग बात जो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर, ये तो चेयरपर्सन बनाए गए हैं, इसके अलावा तीन लोग ऐसे हैं जो कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के यहाँ पर डेप्यूटी चेयरपर्सन बनाए गए हैं। अब ये डेप्यूटी चेयरपर्सन तीन लोग कौन है? एक तो एसबीआई के चेयरपर्सन है, ये कौन है? दिनेश कुमार खारा। इनका नाम आपने कई बार सुना होगा। दूसरे जो व्यक्ति हैं ये हैं एस एल जैन। ठीक है, ये इंडियन बैंक के सीईओ हैं। और जो तीसरे व्यक्ति हैं ये हैं सिटी यूनियन बैंक के एमडी। इनका नाम है एन कामाकोडी। क्या नाम है? एन कामाकोडी। तो एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूं। एमवी राव इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चेयरपर्सन होंगे। डेप्यूटी चेयरपर्सन के रूप में एसबीआई के दिनेश कुमार खारा। दूसरे व्यक्ति हैं एस एल जैन इंडियन बैंक के। और तीसरे हैं सिटी बैंक के सीईओ एन कामाकोडी। और इंडियन बैंक एसोसिएशन की स्थापना कब करी गई थी, क्या आप बता सकते हैं? इसकी स्थापना 1946 में करी गई थी। बाय द वे आपको बता दूं, भारत में बैंकों के लिए सर्वोपरि ऑर्गेनाइजेशन जो है ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है इंडियन बैंक एसोसिएशन और उसके नीचे फिर सारे बैंक आते हैं। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। हाल ही में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं एससीओ, तो एससीओ स्टार्टअप फोरम जिसका चौथा संस्करण भारत के कौन से शहर में आयोजित किया गया? तो इसका चौथा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए जो देश हैं वो भारत के जो स्टार्टअप हैं उनको सपोर्ट करेंगे। ये इसका मेन उद्देश्य था इस फोरम का, जिसका आयोजन इस बार नई दिल्ली में किया गया। और इस बार इसकी थीम रही ग्रोइंग फ्रॉम रूट्स। मतलब जाहिर सी बात है जो स्टार्टअप्स हैं एक तरीके से वो बहुत ही बेसिक से काम करना शुरू करते हैं, छोटे और लघु उद्योग होते हैं, तो उनको सपोर्ट करना इसका मेन उद्देश्य होगा। हाल ही में एक रिपोर्ट के आधार पर 2024 की बिजनेस वर्ल्ड रियल 500 लिस्ट में
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? देखिए, बिजनेस वर्ल्ड रियल 500 लिस्ट में उन कंपनीज को शामिल किया गया है जो कि दुनिया भर की ऐसी कंपनीज हैं जो कि अपने अपने देशों को एक बेहतरीन प्रॉफिट दर्शाती हैं। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को इसमें 5वीं रैंक सिक्योर करने को मिली हुई है। आपको बता दूं, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत की दूसरे नंबर की ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। नंबर वन की कौन है? नंबर वन की है इंडियन ऑयल। मतलब इंडियन ऑयल भारत की वो कंपनी है जो कि सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन भारत में करती है। फिर उसके बाद है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि इंडियन ऑयल के बाद सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन भारत में करती है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1976 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरपर्सन है जी कृष्ण कुमार। क्या नाम है इनका? जी कृष्ण कुमार। ये कौन सा संस्थान है जिसने हाल ही में नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जिसको एनसीसी बोलते हैं, इनके साथ एक पैक्ट पर साइन किया है? और इस पैक्ट का मेन उद्देश्य ये है कि ये भारत में लोगों को जागरूक करेंगे कि न्यूक्लियर पावर का पीसफुली तरीके से कैसे यूज करना है। तो एनसीसी ने एनपीसीआईएल के साथ पैक्ट साइन किया है। एनपीसीआईएल जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन्होंने एनसीसी के साथ इसलिए पैक्ट साइन किया है कि एनसीसी के अंदर जो कैडेट्स होते हैं उनको पहले ये समझाया जाएगा कि न्यूक्लियर पावर एक देश को विकसित देश बनाने के लिए कितनी जरूरी है। साथ में हमें इतना समझना होगा कि न्यूक्लियर पावर केवल दूसरे देश को डिस्ट्रॉय करने के लिए ही जरूरी नहीं है, इवन इसको पीसफुल तरीके से भी यूज किया जा सकता है। नेशनल कैडेट कॉर्प्स, आपको बता दूं, इसकी स्थापना 1948 में करी गई थी। हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, चाहे इंडियन आर्मी हो, नेवी हो, एयर फोर्स हो, उनकी नींव बनाने का काम एनसीसी करती है। एनसीसी के जो कैडेट्स होते हैं वो दरअसल एनसीसी के अंतर्गत एनसीसी के कोर्सेज को पढ़ते हैं और साथ में डिफेंस की बागडोर वो आगे चल के कैसे संभालेंगे, वो सारे डिसिप्लिन से होकर भी गुजरते हैं। अगर आप भी एनसीसी ज्वाइन करते हैं तो इसका एक स्पेशल कोटा होता है आर्म्ड फोर्सेस में, वहां पर आपको देखने को मिलता है। और एनसीसी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इसके डायरेक्टर जनरल हैं इस टाइम पे गुरबील पाल सिंह। क्या नाम है? गुरबील पाल सिंह। और एनपीसीआईएल जो है, इसकी स्थापना 1987 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। इसके चेयरपर्सन है बीसी पाठक। क्या नाम है इनका? बीसी पाठक। भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहां पर स्थापित करी जाएगी? तो इसको स्थापित किया जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि आने वाले समय पर बहुत ही जल्द भारत सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के अंतर्गत एक गीगा फैक्ट्री स्टोरेज का उद्घाटन किया जाएगा। मतलब ये एक ऐसी यूनिट बनाई जाएगी जहां पर मैक्सिमम बैटरीज का उत्पादन किया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि 2070 तक भारत सरकार ये टारगेट लेकर चल रही है कि भारत में नेट जीरो एमिशन को हमें अचीव करना है। मतलब जीरो पॉल्यूशन को हमें अचीव करना है। किसी भी तरीके का कार्बन उत्सर्जन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए पेट्रोलियम से हट के हमें बैटरीज की तरफ स्विच करना होगा। तो ये जो यूनिट होगी, ये मैक्सिमम बैटरी बनाने का काम करेगी। इवन 2027 तक ये टारगेट लेकर चल रहे हैं कि ये 20 गीगावाट बैटरी का उत्पादन करेंगे। मतलब इतनी बैटरीज बनाएंगे जिससे कि 20 गीगावाट जो एनर्जी है उसका इसमें उत्पादन देखने को मिलेगा। और 2030 तक अगर बात करी जाए तो ये टारगेट लेकर चल रहे हैं 178 गीगावाट का उत्पादन, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा है। बाय द वे, जम्मू कश्मीर में इस टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। आपको पता है जम्मू कश्मीर के कई बार आपसे फोक डांस भी पूछे जाते हैं। यहाँ के प्रमुख फोक डांस हैं, जैसे कि यहाँ पर डंडी नाच चलता है। एक यहाँ का फोक डांस है जिसको बोलते हैं राउफ। राउफ के अलावा एक है कूद नाच, एक है यहाँ पर दमाली नाच, हैकत भी यहाँ पर चलता है। ये सब काफी इंपॉर्टेंट डांस हैं जो कि जम्मू कश्मीर के हैं और आपसे पूछे जाते हैं। और गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात का एक फोक डांस है जिसको बोलते हैं हुडो नाच। क्या बोलते हैं? हुडो। बाकी यहाँ पर क्या चलता है? डांडिया खेला जाता है, गरबा खेला जाता है। महाराष्ट्र के प्रमुख डांस कौन कौन से हैं यहाँ में? जैसे कि लवानी हो गया, दही हांडी हो गया, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर हो गई रामलीला, ओके। एक हो गई झूलन लीला, और यहाँ पर नौटंकी होती है। ये सारे यहाँ के प्रमुख डांस हैं। हाल ही में ये कौन है जो कि इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किए गए हैं? तो ये है द वन एंड ओनली नवीन जिंदल। नवीन जिंदल, ये एक बहुत बड़ा नाम है। जिंदल स्टील का नाम आपने सुना होगा। जिंदल स्टील के चेयरपर्सन है। तो अब इनको
इंडियन स्टील एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। और ये जिसकी जगह लेंगे उनका नाम है दिलीप ओमन। ये दिलीप ओमन की जगह लेंगे। दिलीप ओमन ने अपना पदभार रिजाइन कर दिया है। क्या आप बता सकते हो, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था वेस्ट बंगाल के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन अपॉइंट किए गए हैं? ये है संजय मुखर्जी। क्या नाम है? संजय मुखर्जी। यह कौन सा अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जिसके द्वारा डिजिटल इनोवेशन बोर्ड में भारत को को चेयर के रूप में इलेक्ट किया गया है? तो यह है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। तो हाल ही में जिनेवा में इसके लिए वोटिंग करी गई और वोटिंग में भारत को चुना गया डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के को चेयर के रूप में। इसका मेन उद्देश्य ये होगा कि पूरे दुनिया भर में टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है और इसको 6G टेक्नोलॉजी के ऊपर लेकर जाना है। और इतना ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी रोल होना चाहिए आने वाले समय में टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। तो इसमें भारत को चेयर करेगा। ये अपने आप में एक प्राउड की बात है हमारे लिए। आईटीयू जिसकी स्थापना 1865 में करी गई थी। हेडक्वार्टर मैंने आपको बता ही दिया, जिनेवा है। इसके सेक्रेटरी जनरल हैं डॉरेन बॉगदेन। और मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। केवल 2 दिन है। इन 2 दिनों में आप ओनली 15 रुपीज में कंप्लीट मैथ्स बैच, कंप्लीट रीजनिंग, कंप्लीट इंग्लिश, ये सारे आप एग्जाम इंजन में अवेल कर सकते हैं। ये कौन है जिनको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से इनके नए एआई डिवीजन के लिए हायर किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट जो कि बिल गेट्स का संस्थान है और पूरे दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक ओहदा है कंप्यूटर सेक्टर में। तो इन्होंने, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है मुस्तफा सुलेमान। इनको एआई डिवीजन के हेड के रूप में अपॉइंट किया है। मुस्तफा सुलेमान, आपको बता दूं, ये गूगल की एक यूनिट है जिसका नाम है डीप माइंड। ठीक है, गूगल की एआई यूनिट है डीप माइंड, उसके हेड है मुस्तफा सुलेमान। तो अब इनको हायर किया है माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कंपनी के अंदर एआई डिवीजन को लीड करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। मुस्तफा सुलेमान अब डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला को। सत्य नडेला भारतीय मूल के हैं। इंडिया हैज स्टार्टेड ऑपरेशन इंद्रावती। मतलब कहने का यह है कि भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती हाल ही में चलाया गया है। कौन से देश में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए? तो ये एक अमेरिकन कंट्री है, या आप बोल सकते हो कैरेबियन कंट्री भी है। ऑब्वियस सी बात है, जो कैरेबियन कंट्रीज हैं ये आइलैंड कंट्रीज होते हैं और ये अमेरिका रीजन में आते हैं। तो ये कंट्री है हैती। ठीक है, अब हैती में ऐसी कंडीशन क्या हो गई मैं आपको बताता हूँ। जुलाई 2021 में जो हैती के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, इनकी हत्या कर दी गई थी। इनका नाम है जेविलियन मूस। उसके बाद से हैती में हालात लगातार खराब होते चले जा रहे हैं। वहां पे कई सारे ग्रुप्स एक्टिव हो गए और उसके बाद लगातार यहाँ पर जो वायलेंस है वो बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में चलते इस टाइम पर यहाँ पर करीब 75 से लेकर 90 भारतीय फंसे हुए हैं। तो भारत सरकार ने इनको निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती की शुरुआत कर दी है और फर्स्ट फेज में 12 नागरिकों को वहां से निकाल भी लिया गया है। हैती की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं पोर्ट आउ प्रिंस। क्या बोलते हैं? पोर्ट आउ प्रिंस। ये कितने ऐसे देश हैं जो कि एक मैरी टाइम एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, ओके, नेवल एक्सरसाइज है, जिसका नाम है ट्राइलेट 2024, जिसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो आपको ट्राई से ही समझ जाना चाहिए, ट्राई का मतलब होता है 3। टोटल 3 देश ट्राइलेट 2024 मैरी टाइम एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। ये कौन कौन से देश हैं? तो हमारा भारत हो गया, इंडियन नेवी। दूसरा देश है तंजानिया जो कि यहाँ पर हिस्सा ले रहा है। और तीसरा देश है मोजाम्बिक। ठीक है, और जो तंजानिया है और मोजाम्बिक है, ये दोनों अफ्रीकन कंट्रीज हैं। और इस बार की जो ये एक्सरसाइज है, ये तंजानिया में आयोजित करी जा रही है। क्या ये एक्सरसाइज पहले भी आयोजित हो चुकी है? जी हाँ, ये पहले भी आयोजित हो चुकी है। और ये जो एक्सरसाइज है, ये 21 तारीख से शुरू हो गई है। 21 मार्च से, परसों के दिन से ये शुरू हो गई है और ये चलेगी 29 मार्च तक। कब तक? 29 मार्च तक। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो तंजानिया की कैपिटल क्या है? बहुत ही सिंपल है, कई बार आपको बता चुका हूँ। और इस एक्सरसाइज में भारत की तरफ से 2 आईएनएस हिस्सा ले रहे हैं। एक तो आईएनएस तीर यहाँ पर हिस्सा ले रहा है और दूसरा आईएनएस सुजाता यहाँ पर हिस्सा ले रहा है। ये कौन सा देश है जिसके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया है? तो ये देश है भूटान। और भूटान का सर्वोच्च सम्मान, जैसे कि हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न कहलाता है ना,
उसी तरीके से भूटान का सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्यालपो। तो इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की ऑफिशियल विजिट पर हैं भूटान की। इससे भूटान और भारत के बीच में आने वाले समय में डिप्लोमेटिक रिलेशन काफी बेहतर होंगे। दोनों देश आपस में व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर भी करेंगे। और आपको बता दूं, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्यालपो जो है, इससे आज तक सिर्फ 4 लोगों को ही सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले 3 भूटानी व्यक्ति हैं जिनको सम्मानित किया गया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथे हैं, एंड ऑल्सो पहले विदेशी पर्सन है भूटान के पॉइंट ऑफ व्यू से जिनको सम्मानित किया गया है। मतलब आप बोल सकते हो इससे पहले ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्यालपो से किसी भी नॉन भूटानी पर्सन को नहीं सम्मानित किया गया था। और भूटान की कैपिटल थिम्पू। यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन है? ये हैं शेरिंग तोग्बे। कौन है? शेरिंग तोग्बे। क्या बता सकते हो भूटान का नेशनल गेम क्या है? इसको बोलते हैं आर्चरी, मतलब तीरंदाजी यहाँ का नेशनल गेम है। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे हर वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है टीबी की रोकथाम के लिए। ठीक है, इस बार की इसकी थीम क्या थी? तो इस बार की इसकी थीम थी यस वी कैन एंड टीबी। ओके, ये दिवस हर वर्ष इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को बताया जा सके कि जो ट्यूबरक्लोसिस है, जो टीबी की रोकथाम है, उसके लिए आपको किस तरीके से सचेत रहना है, क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, किन किन चीजों का ख्याल रखना है। हाल ही में ये कौन है जिनको डीएनपीए में चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है? डीएनपीए जिसको बोलते हैं डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन। पूरे भारत भर में डिजिटली जितनी भी न्यूज पब्लिश करी जाती है, ये इसी संस्थान का काम है। तो इसके नए चेयरपर्सन के रूप में मरियम मेमन मैथ्यू को अपॉइंट किया गया है। और इससे पहले ये सर्व कर रही थी वाइस चेयरपर्सन के रूप में। इन्होंने जिनकी जगह ली है उनका नाम है तन्मय महेश्वरी। तन्मय महेश्वरी को इन्होंने सक्सीड किया है, और इनका पदभार 1 अप्रैल से चालू होगा। ये कौन है जो कि हाल ही में आयरलैंड के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं? आपको याद होगा 2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था, लियो वरदकर जो कि आयरलैंड के पहले गे प्राइम मिनिस्टर थे। हाल ही में उन्होंने फैसला लिया था कि वो रिजाइन कर देंगे जब तक अनदर व्यक्ति कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं चुना जाता है। तो आप देखिए, केवल मात्र 2 से 3 दिनों के अंदर ही आयरलैंड में नए प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किए गए हैं साइमन हैरिस। तो अब से साइमन हैरिस आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री होंगे, और इनकी जो उम्र है मात्र 37 साल है। आयरलैंड की कैपिटल क्या है? यह है डबलिन। ध्यान रखिए, आयरलैंड ब्रिटेन का ही हिस्सा है। यूके, यूके के अंदर 4 देश आते हैं। कौन कौन से? मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो इसके मेंबर कंट्रीज हैं, तब जाकर ये ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है। कौन कौन से? एक तो लंदन हो गया, दूसरा हो गया वेल्स, तीसरा हो गया स्कॉटलैंड, और चौथा हो गया आयरलैंड। ठीक है, इन चारों को मिलाकर बनता है ब्रिटेन, तब जाकर वो यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं ब्लैक बक नेशनल पार्क जो है, ये कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या आसाम? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। एक बार फिर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल वीडियो नहीं आएगा, डे आफ्टर टुमारो अब वीडियो आएगा 2 दिन के करंट अफेयर के साथ फिर से। बट ऑफर खत्म हो जाएगा, तो ऑफर खत्म होने से पहले आप इन बैचेस को अवेल कर लें, क्योंकि हमारा एक ही ध्येय है, इतने कम फी में आपको कहीं पर भी कोई भी बैचेस नहीं मिलने वाले, चाहे आप किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म से छोटे प्लेटफॉर्म पे चले जाएं। क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, अब शिक्षा पैसे के अभाव में नहीं रुकनी चाहिए। क्योंकि मैंने प्रीवियस प्लेटफॉर्म ही इसीलिए छोड़ा है कि मैं आप सभी के लिए कुछ कर पाऊं, जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सके। जीएसजीके का फाउंडेशन बैच, जिसमें मैंने जीएस में कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ है, इवन पीवाईक्यूज के साथ, उन सभी को भी आप 50% डिस्काउंट में अवेल कर सकते हैं। तो आज की बात यहीं तक रहेगी, और इन सभी बैचेस के डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन का भी डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप इन बैचेस को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।